एक राजा के 7 बेटे और एक बेटी थी जो खुशी खुशी अपना जीवन बिता रहे थे। सातों भाई बहनों में एकलौती छोटी बहनी शांत स्वभाव, आज्ञाकारी एवं संस्कारी थी। उनमें सबसे बड़े भाई का विवाह हो चुका था। सातों भाइयों में सबसे छोटा भाई एक आंख से अंधा था। छोटे भाई के दिल में एकलौती बहन के लिए बड़ा प्यार एवं लगाव था। एक दिन बड़े राजकुमार अपनी पत्नी और अपने छोटे भाइयों के साथ लेकर अपने खेतों में काम करने चले गए। क्योंकि उस जमाने में खेती बाड़ी आपसी सहयोग से हुआ करते थे। सभी लोग खेतों में काम करने जाने से पहले अपनी छोटी बहन को खाना बनाने का आदेश देकर घर से निकलते हैं। सातों राजकुमार की बहन अकेले घर पर खुशी खुशी सबके लिए खाना बनाने के लिए जंगल से सरोटी साग को तोड़ कर लाती है और बड़े प्यार से सरोटी साग की सब्जी बनाने के लिए बैठी। सब्जी, फल आदि काटने का औजार से साग को काटने लगी। इसी दौरान वह अपनी उंगली भी काट बैठती है और रक्त की तेज एक धारा निकलने लगती है, जिससे उसका पूरे हाथ का खून खून हो जाता है। तब राजकुमारी सोचने लगती है कि अब क्या करूं? अगर घर के दीवार में खून को पोंछूंगी तो भैया लोग देख लेंगे और चिंता करेंगे, और यदि अपने कपड़े में पोंछूंगी तो भाभी खून लगा कपड़ा देखकर माहवारी समझकर खाना नहीं खाएंगी। राजकुमारी इस डर से सब्जी पकाने वाले छाता साग में सारा खून को पोंछकर खून को बहने से रोककर फिर उसी खून को साग को सब्जी बनाती है। जब उसके सारे भाई और भाभी अपने खेतों से लौटकर आते हैं तो छोटी बहन हमेशा की तरह सभी के लिए साफ थाली में खाना और मिट्टी को लोटे में पीने का पानी देती है, और सभी एक साथ खाना खाते हैं और पके हुए साग को खाकर खाने की जमकर तारीफ करते हैं। और वे सब अपनी बहन से पूछते हैं कि बहन, तुम्हारे हाथ द्वारा बनाया गया यह साग बहुत बार खाएं, परंतु आज की बनी सब्जी का स्वाद बहुत ही अद्भुत लगा। बताओ ना, कैसे और क्या मिलाकर इतना स्वादिष्ट सब्जी बनाई है? पहले तो राजकुमारी डर से सहम गई, कहीं भैया लोग को पता न चल जाए कि मेरे हाथ की उंगली कट गई। फिर वह थोड़ा सोचकर बोलती है, कुछ नहीं भैया, जैसा हमेशा की तरह सब्जी पकाती हूँ वैसे ही तो बनाई है। राजकुमारी अगले दिन सातों भाइयों के अनुरोध पर फिर से एक बार वही छाता साग की सब्जी बनाती है, परंतु भाइयों को पिछले दिन जैसा स्वाद नहीं मिलता। फिर ऐसा ही अनुरोध 3-4 बार हुआ, लेकिन खून लगे स्वाद का उनके मन मस्तिष्क से उतर ही नहीं रहा था। असलियत जानने की जिज्ञासा में सातों भाइयों और भाभी ने उससे एक दिन खाना बनाने का तरीका जानने का जिद करने लगे। मजबूरन राजकुमारी को सारी घटना बतानी पड़ी। सच्चाई मालूम होने पर पांचवा भाई, जो बहुत ही लालची किस्म का था, उसने बाकी भाइयों से कहा कि बहन का खून इतना स्वादिष्ट लगा तो इसका मांस कितना स्वादिष्ट होगा। यह बोलकर सभी भाइयों के बीच चर्चा करने लगता है। सबसे छोटा भाई को छोड़कर बाकी भाइयों ने राजकुमारी को मारकर उसका मांस खाने को राजी हो गए। मांस खाने की सोचकर उन सभी के मुंह से लार टपकने लगता है। भाइयों के मन में स्वादिष्ट खाना खाने के लिए वे कितना लालची बन गए, इसका आभास राजकुमारी को हो गया। किस प्रकार उसके भाई उसकी मांस खाने की लालच कर रखते हैं। एक दिन सातों भाई शिकार खेलने के बहाने राजकुमारी को लेकर घने जंगल में जाते हैं, जहाँ पूर्व से निर्मित 4 केंद्र के वृक्षों पर बने मचान के नीचे पहुँचते हैं, जिस पर अपनी बहन को यह झूठ बोलकर चढ़ने के लिए बोलते हैं कि इस मचान पर जंगली जानवर तुम पर हमला नहीं कर सकेंगे। इस प्रकार सातों भाई अपनी बहन को मचान पर बैठकर अपना अपना धनुष लेकर शिकार करने का ढोंग करके चले जाते हैं। तब राजकुमारी को पूरा आभास हो चुका था कि आज उसका आखिरी दिन है, लेकिन वह चाहती थी कि उनके भाइयों की इच्छा पूरी हो, इसलिए वह भी मचान पर जाकर बैठ जाती है। केंद्र के वृक्ष के साथ में बांस का बूदा। फिर सभी भाई केंद्र के वृक्ष पर बने मचान से कुछ दूरी पर स्थिति टोंगरी छोटा पहाड़ पर अपने अपने धनुष बाण के साथ पहुंचते हैं
और एक चट्टान पर बारी बारी से अपने बाणों को तेज धारा प्रदान करते हैं। टोंगरी के ऊपर सबसे पहले बड़ा भाई अपने तीर को चट्टान में धारा करता है और अपनी बाण पर धनुष को से निशान लगाकर तीर छोड़ता है। तभी राजकुमारी पूरी बातों को समझ जाती है कि भाइयों का क्या इरादा है और अपनी मातृभाषा में गीत को गाने लगती है। बिंदु बिंदु दादा छाती, ताइका ताइका अर्थात जान से मारना ही है दादा साहब, तो तीर को सीधे छाती में वार करो, इधर उधर तीर क्यों चला रहे हो। फिर सभी भाई बारी बारी से अपने तीर को धारा में तेज करते हैं और राजकुमारी पर सीधा निशाना लगाकर तीर को छोड़ते हैं। चारों भाइयों का निशाना खाली रह जाता है और सातवां भाई जो सबसे छोटा था वह तीर चलाने से इनकार कर देता है, क्योंकि उसे अपनी छोटी बहन से बहुत लगाव था और धनुष बाण चलाने में सातवां भाई राजकुमार में सबसे निपुण था। चट्टान में धारा किए गए तीरों से निशाना राजकुमारी जानते थी। उनके सातों भाइयों में सबसे छोटा भाई दादा बाकियों की तरह लालची नहीं है। छायों भाई छोटे भाई पर पूरा दबाव डालते हुए आदेश देते हैं कि अगर वह तीर नहीं चलाएगा तो बाण की तरह उसे भी मार दिया जाएगा। फिर छोटा भाई राजकुमार उदास मन के साथ तीर को छोड़ ही धारा कर दूसरी दिशा में तीर को छोड़ने की कोशिश करता है और तीर को धीरे से छोड़ता है। राजकुमारी हर बार की तरह इस बार भी वही गीत गाती है, बिंदु बिंदु दादा चाहती ताइका ताइका। इतने में छोटे भाई का तीर सीधे राजकुमारी के सीने को भेद कर देता है। राजकुमारी की आत्मा शरीर से अलग हो जाती है, उसकी आत्मा उसी स्थान पर भटकने लगती है। तभी वह देखती है कि उसके शरीर का मांस खाने के लिए उसके भाई कैसे लालच करते हैं और सबसे छोटा भाई राजकुमार को जबरदस्ती मारपीट कर उसके शरीर को काटने का आदेश देते हैं। बाण के मांस को पकाने के लिए बहुत सारी सूखी लकड़ी लाने के लिए छोटे राजकुमार को जंगल भेजा जाता है। छोटा भाई जंगल में खोज कर ढेर सारी लकड़ी जमा करता है और सोचता है कि कैसे इतना सारा लकड़ी को ले जाऊंगा। दादा जो रस्सी दिए हैं वह भी 7 टुकड़ों में दिए हैं, उन्हें जोड़ने पर भी यह रस्सी लकड़ियों को बांध नहीं पाएगा। देर होने के डर से राजकुमार उदास होकर रोने लगता है और उसकी आंखों से आंसू धरती में गिरने लगते हैं। वह अपनी बहन को याद करके रो ही रहा था, तभी एक नाग देवता वहाँ से आते हैं और पूछते हैं कि क्यों रो रहे हो राजकुमार। वह इधर उधर देखता है किंतु कोई भी नज़र नहीं आता। फिर राजकुमार को नाग देवता दिखते हैं और राजकुमार नाग देवता को अपनी पूरी आप बीती सुनाता है। फिर नाग देवता उसे कहते हैं कि मैं लकड़ी में रस्सी की भांति लिपट जाता हूँ और तुम जैसे ही लकड़ी वहाँ रखोगे तो मैं धीरे से निकल जाऊँगा। और राजकुमार ऐसा ही करता है। सभी बड़े भाई यह देखकर चकित रह जाते हैं कि कैसे उनका छोटा भाई रस्सी के 7 टुकड़े होने के बावजूद भी जंगल से इतना सारा लकड़ी लेकर आता है। तत्पश्चात वे लोग अपने छोटे भाई को पानी लाने के लिए एक घड़ा में 7 छेद कर भेज देते हैं। छोटा राजकुमार पानी लाने के लिए एक डाढ़ी छोटा कुआं में जाता है और घड़े में पानी भरता है, परंतु उसमें छेद होने के कारण सारा पानी गिर जाता है और राजकुमार वहीं बैठकर सोचने लगता है कि वह रोने लगता है कि बिना पानी के वापस कैसे जाऊंगा, तो बड़े भैया लोग मारपीट करेंगे। यह सारी घटना को डाड़ी के मेढक, केकड़ा, मछली सुन व देख लेते हैं और वे तीनों लोग राजकुमार को रोता देखकर पूछते हैं क्यों रो रहे हो राजकुमार। फिर राजकुमार उन्हें अपनी आप बीती को विस्तार से बताता है और कहता है कि मैं अपनी प्यारी बहन के शरीर के मांस का कैसे खा सकता हूँ, नहीं खाऊंगा तो बड़े भैया लोग मारपीट करेंगे। तब मेढक कहता है तुम परेशान मत हो, हम सब मेढक घड़े के छेद में चिपक जाते हैं। फिर मछली और केकड़ा बोलते हैं हाँ कल तुम हमें लेकर चलो, तुम्हारे भाई जब राजकुमारी के मांस को खाएंगे तब तुम मछली को खाना और जब वे हड्डी को खाएंगे तब तुम केकड़े को खाना, बड़े भाई को शक नहीं होगा। फिर राजकुमार ने बिल्कुल वैसा ही किया जैसे केकड़े और मछली ने कहा। रात को सब राजकुमारी का पका हुआ मांस खाने को परोसा गया। तब बड़े भाई से छुपकर वह मांस को दीमक के टीले में डाल देता है और समय बीतने पर वह मांस का एक बड़ा बूढ़ा झुंड
उगता है। इस घटना के वर्षों बाद एक भीख मांगने वाला जोगी उसी बसोंदा के पास से गुजर रहा था और वह सुंदर सुंदर बांस के बूदा को देखकर सोचता है कि अगर इतने सारे सुंदर बांस के केंदार वाद्य यंत्र बनाया जाए तो कितना सुरील धुन निकलेगा। उसी क्षण बांस से एक आवाज़ आती है, ना काट काट रे जोगी, ये तो भैया लोग रोपल बांस। जोगी फिर भी बांस को काटता है। जोगी इसी उद्देश्य से एक मोटा बांस का टुकड़ा काट कर ले जाता है कि इस बांस का आवाज़ इतना सुंदर है, यदि केंद्रा बनाएंगे तो कितना मधुर आवाज़ निकलेगा। और जोगी इस बांस से एक सुंदर केंद्रा का निर्माण करता है। इस केंद्रा में इतनी मधुर ध्वनि निकलती है कि जोगी जहाँ भी इसे बजाता है, इसके ध्वनि से लोग मंत्रमुग्ध हो जाते थे। एक दिन जोगी घूमते घूमते बड़े राजकुमार के घर पहुंचता है और अधिक धन के लालच में जोगी जोर जोर से केंद्रा बजाना शुरू करता है। परंतु इस बार केंद्रा का मीठा सुरील स्वर कर्कश हो जाता है और जब भी जोगी कुछ नया धुन बजाने की कोशिश करता है, बार बार एक ही धुन निकलता है, न बाज रे केंद्रा, ये तो लगो मोर दुश्मन कर घर। बार बार यही धुन निकलने पर बड़ा राजकुमार मारपीट कर जोगी को अपने घर से भगा देता है। ऐसे ही घूमते घूमते जोगी हर भाई के घर जाता है, लेकिन बार बार की भांति वही धुन न बाज रे केंद्रा, ही तो लगो मोर दुश्मन का घर बजाता है। यह धुन सुग सारे भाई जोगी को डांट झपट कर भगा देते हैं। सबसे अंत में जोगी छोटे राजकुमार के घर पहुंचता है और छोटे भाई के घर के आंगन में प्रवेश करते ही केंद्रा खुशी बजने लगता है। जोर जोर से बजा रहे केंद्रा, ये तो लोग छोट भाई घर का घर। बड़ा ही मधुर मीठे स्वर का धुन सुनकर छोटे राजकुमार चंद्राकर मोहित हो जाता है और यह धुन सुनकर छोटे राजकुमार से रहा नहीं गया और जोगी से केंद्रा की मुँह मांगे सोने के मोहरे देकर उसे खरीद लेता है तथा जोगी को अच्छे से मोहनी नवाजी कर अच्छे से विदा कर दिया जाता है। धीरे धीरे समय बीतता जाता है और छोटे राजकुमार अपने काम से कुछ दिनों के लिए बाहर जाते हैं। जब वह वापस लौटता है तो देखता है कि उसका कमरा बहुत सुंदर ढंग से सजा हुआ है और घर के सारे बर्तन अच्छे तरीके से रखे हुए हैं। तब छोटा राजकुमार सोचता है कि हमेशा की तरह मेरे कमरे की साफ़ सफाई घर के नौकर करते हैं, लेकिन कभी भी इतना सुंदर सजाया नहीं गया। फिर राजकुमार अपने नौकरों से पूछताछ करते हैं कि मेरे कमरे को इतना सुंदर किसने सजाया है। नौकरों के मना करने पर राजकुमार सोचते हैं शायद कोई भाभी आई होगी और मेरे कमरे को सजा कर गई होगी। तब भी राजकुमार घर से बाहर काम करने के लिए चले जाते हैं। यही घटना हर बार देखने को मिलती है और लगातार होने के कारण राजकुमार के मन में जानने की जिज्ञासा उमड़ने लगती है कि आखिरकार मेरे घर को इतना सुंदर ढंग से कौन सजा सकता है। वह अपने भाइयों तथा भाभियों से भी पूछता है और वे लोग भी सजावट करने की बात इसे साफ मना कर देते हैं। एक दिन राजकुमार सच्चाई का पता लगाने के लिए किसी काम का बहाना बनाकर बाहर जा रहे बोलकर निकलते हैं और छुपकर पुनः वापस आकर अपने कमरे में रखे खजूर के गोले, मोड़ा हुआ चटाई और अंदर छिपा जाते हैं। कुछ समय इंतजार करने के बाद राजकुमार देखते हैं कि एक खूबसूरत सी लड़की केंद्रा से निकल कर कमरे में आती है और उस कमरे की साफ सफाई कर वापस केंद्रा में समा जाती है। यह देखकर राजकुमार की आंखें खुली की खुली रह जाती, चूँकि उस लड़के की शक्ल राजकुमार की छोटी बहन के जैसी ही थी। राजकुमार अगले दिन फिर से उसी प्रकार छुप जाते हैं जैसे सुंदर लड़की पूरे कमरे की साफ सफाई खत्म कर वापस केंद्रा में जाने वाली थी। तब राजकुमार उस लड़की का हाथ पकड़ लेते हैं और तुरंत केंद्रा को जला देते हैं, जिससे उसके बाद फिर लड़की हमेशा के लिए मानव रूप में परिवर्तित हो जाती है और दोनों भाई बहन खुशी खुशी अपना जीवन जीते हैं। आज भी हर गांव में आषाढ़ी पूजा के दिन बकरा कटता है और पूरे गांव में घरों में प्रसाद स्वरूप बकरा का मांस खाया जाता है और सतबैनी नामक पूजा स्थान पर वही सरोटी साग को चढ़ाया जाता है। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए।
चैनल पर पहली बार आ रहे हो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में।